हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम करता हूं आप सभी का फ्यूचर सर्वर पे बिगेस्ट नॉलेज वाइडर। दोस्तों आज हम लोग अपना चैप्टर फोर्थ दैट इज टैक्स स्ट्रक्चर एंड बर्डन, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी अपडेट्स हमारे चैनल पर आए कहीं आपसे मिस ना हो जाए। और एक बात और दोस्तों कि अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया है। वहाँ से जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ योर चैप्टर फोर्थ, टैक्स स्ट्रक्चर एंड बर्डन। अगर बात करते हैं टैक्स बर्डन के मीनिंग के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में, तो टैक्स बर्डन का मतलब होता है वो टैक्स जो कि एक इंडिविजुअल, बिजनेस या कोई एंटिटी को जरूरत होता है पे करने का, रिक्वायर्ड होता है पे करने का। किसे? गवर्नमेंट को। ये एक ऐसा इकोनॉमिक इम्पैक्ट है या फिर वेट ऑफ टैक्स है ऑन टैक्स पेयर्स फाइनेंशियल सिचुएशन। किसके ऊपर? टैक्स पेयर की फाइनेंशियल सिचुएशन के वेट पर या वेट के आधार पर ये एक तरह का इकोनॉमिक इम्पैक्ट है और वेट ऑफ टैक्सेस है किसी टैक्स पेयर के फाइनेंशियल सिचुएशन के बेसिस पे। द बर्डन कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली बेस्ड ऑन फैक्टर्स लाइक इनकम, वेल्थ एंड कंजप्शन। इस बर्डन को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है अनइवनली, ठीक है, यानी कि अनइक्वली। किसके आधार पर? कुछ फैक्टर्स के आधार पर, जैसे कि इनकम कितना है उस व्यक्ति का या उस बिजनेस का या फिर एंटिटीज़ का, वेल्थ क्या है, कंजप्शन क्या कर रहा है। हायर इनकम इंडिविजुअल ऑफन बियर अ लार्जर पोर्शन ऑफ द टैक्स बर्डन। जिन व्यक्तियों का आय बहुत ज़्यादा होता है उनको उतना ज़्यादा टैक्स बर्डन का लार्जर पोर्शन क्या करना पड़ता है? बियर करना पड़ता है। जबकि लोअर इनकम इंडिविजुअल जो हैं वो कम बर्डन क्या करते हैं? बियर करते हैं। टैक्स बर्डन जो है ये टाइप ऑफ टैक्सेस से इन्फ्लुएंस होता है कि किस प्रकार का टैक्स है उससे प्रभावित होता है, जैसे कि इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स। अगला है हमारा टॉपिक इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, कि टैक्स का क्या प्रभाव पड़ता है। पहला दिया है रेवेन्यू जनरेशन। टैक्सेस एक प्राइमरी सोर्स है, टैक्सेस एक प्राथमिक स्रोत है सरकार के लिए रेवेन्यू जनरेट करने का, पब्लिक सर्विसेज को फंड करने का, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड डिफेंसेस। दूसरा है इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, जहाँ की हायर इनकम जो है वो क्या किया जाता है? हायर इनकम एट टैक्स मोर हैवली, जहाँ पे कि हायर इनकम वाले को ज़्यादा उससे टैक्स लिया जाता है। वो क्या कर सकता है? हायर इनकम से अगर आप ज़्यादा टैक्स लोगे तो आप इसे क्या कर सकते हो? इस वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो उन लोगों के बीच में जिनके पास या जिनका इनकम कम है, और इससे आप क्या करोगे? इनइक्वालिटी को कम करोगे, इनकम इनइक्वालिटी को। तीसरा है इंसेंटिव एंड बिहेवियर। टैक्स पॉलिसी कैन इन्फ्लुएंस पीपल्स बिहेवियर। टैक्स पॉलिसीज क्या कर सकता है? एक व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। फॉर इंस्टेंस टैक्स ब्रेक फॉर सर्टेन एक्टिविटीज़, जो टैक्स ब्रेक होता है अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करने के लिए, ये क्या कर सकता है? इन बिहेवियर्स को इनकरेज कर सकता है। इकोनॉमिक ग्रोथ। टैक्स रेट कैन अफेक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। टैक्स रेट जो है वो क्या कर सकता है? इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रभावित कर सकता है। लोअरिंग टैक्सेस माइट स्टिमुलेट स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। अगर टैक्स को कम किया जाएगा तो इससे क्या होगा? इससे स्पेंडिंग और जो इन्वेस्टमेंट है वो उतना ज़्यादा क्या होगा? बढ़ेगा। जितना कम इन्वेस्टमेंट होगा, जितना कम टैक्स होगा उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, और इससे पोटेंशियली क्या होगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होंगी? बूस्ट होंगी। गवर्नमेंट स्पेंडिंग। टैक्सेशन जो है वो गवर्नमेंट के स्पेंडिंग डिसीजन को भी प्रभावित करता है। हायर टैक्स रेवेन्यू में इनेबल इंक्रीज पब्लिक स्पेंडिंग। अगर ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू होगा तो इससे उतना ज़्यादा पब्लिक स्पेंडिंग होगा, जबकि लोअर रेवेन्यू से बजट कॉन्स्टेंट होगा। कंज्यूमर बिहेवियर। सेल्स टैक्स जो है ये क्या कर सकता है? कंज्यूमर की स्पेंडिंग पैटर्न को प्रभावित कर सकता है। जितना ज़्यादा टैक्स, हाई सेल्स टैक्स होगा उतना कम कंजम्पशन वो करेंगे, जबकि जितना कम होगा उतना ज़्यादा वो कंजम्पशन करेंगे। बिजनेस डिसीजन। कॉरपोरेट टैक्स जो है वो बिजनेस को क्या करता है? बिजनेस डिसीजन जैसे कि इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंशन और लोकेशन चॉइसेस, इन सबको प्रभावित करता है। मार्केट एफिशिएंसी। हाई टैक्स ऑन सर्टेन गुड्स। ज़्यादा टैक्स किसी किसी गुड्स पर, जैसे कि टोबैको और कार्बन एमिशंस, ये सब क्या कर सकते हैं? उनके कंजप्शंस को रिड्यूस कर सकते हैं, जिससे कि क्या आएगा? पॉजिटिव इन्वायरमेंटल और पब्लिक हेल्थ इम्पैक्ट्स देखने को मिलेंगे। मतलब कि इससे क्या होगा? हेल्थ इम्पैक्ट्स कैसे देखने को मिलेंगे?
तो भाई एक टोबैको हो गया, जो भी ये चीज़ें हो गई आपकी नशीले पदार्थ, यानी का मतलब है लिक्योर वगैरह हो गया, टोबैको हो गया, तो ये सब क्या करेंगे, इन सब का कंजम्पशन कम करने के लिए आप उससे ज़्यादा टैक्स लीजिएगा, जिससे कि लोगों का स्वास्थ्य भी क्या रहेगा, बेहतर रहेगा। कॉस्ट ऑफ लिविंग, टैक्सेस जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स, ये क्या कर सकता है, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है किसी पर्टिकुलर एरिया में उसको प्रभावित कर सकता है। अगला है सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट को प्रभावित करता है, या सेविंग और इन्वेस्टमेंट पर इसका किस प्रकार से इम्पैक्ट होता है। तो देखिए जो टैक्स ट्रीटमेंट है सेविंग्स का और इन्वेस्टमेंट का, ये इंडिविजुअल के डिसीजन को प्रभावित कर सकता है सेव और इन्वेस्ट करने के लिए। इन्फ्लेशन, कुछ टैक्सेस इन्फ्लेशन में क्या कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर उन्हें पास किया जाए कंज्यूमर्स से थ्रू हायर प्राइसेज, अगर उन्हें पास किया जाए कंज्यूमर के पास हायर प्राइसेस के। कहने का मतलब है कि कुछ टैक्सेस क्या कर सकते हैं, इन्फ्लेशन भी ला सकते हैं। क्यों, कैसे ला सकते हैं, क्योंकि ये क्या कर दिया था, पता है क्या होता है, टैक्स पे करना होता है सेलर को, लेकिन ये टैक्स पे करवाता है सेलर बायर के थ्रू। कैसे, ज़्यादा उनसे पैसे लेकर, तो ज़्यादा पैसा लेगा तो भाई क्या करेगा, उसके ही थ्रू अपना टैक्स का ही पैसा वसूल लेगा। तो ये क्या होता है, इन्फ्लेशन। अगला है इंसिडेंस ऑफ टैक्स। इंसिडेंस का मतलब होता है फाइनल रेस्टिंग प्लेस ऑफ अ टैक्स, किसी भी टैक्स का जो फाइनल रेस्टिंग प्लेस है, दैट इज योर इंसिडेंस। इंसिडेंस इज ऑन द मैंस हु अल्टीमेटली बियर द मनी बर्डन ऑफ द टैक्स। इंसिडेंस उस व्यक्ति पर होता है जो कि अल्टीमेटली उस मनी बर्डन को, टैक्स के मनी बर्डन को क्या कर रहा है, बियर कर रहा है। इंसिडेंस ऑफ टैक्स का मतलब है अल्टीमेट बर्डन या फिर टैक्स का इम्पैक्ट अलग अलग इकोनॉमिक एजेंट्स पर, जैसे कि इंडिविजुअल, बिजनेस और ग्रुप के ऊपर विद इन अ सोसाइटी। इसका मतलब होता है ये पता लगाना कि कौन एक्चुअली में इकोनॉमिक कॉस्ट टैक्स का बियर कर रहा है। वाइल द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे अ टैक्स माइट फॉल ऑन वन पार्टी, हो सकता है कि जो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टैक्स को पे करने का, ये किसी एक पार्टी पर फॉल करे, तो उस दौरान जो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो क्या हो सकते हैं, दूसरे पर शिफ्ट हो सकते हैं। और ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पर, जैसे कि सप्लाई, डिमांड, इलास्टिसिटी। फॉर एग्जांपल, अगर डिमांड किसी प्रोडक्ट के लिए, मांग किसी प्रोडक्ट के लिए क्या हो जाए, इनलास्टिक हो जाए, तो इस केस में मतलब ये है कि कंज्यूमर आर लेस रिस्पॉन्सिव टू प्राइस चेंजेस। कंज्यूमर क्या है, लेस रिस्पॉन्सिव है प्राइस चेंजेस को लेकर, यानी कि वो क्या कर सकता है, अपने टैक्स का जो लार्जर पोर्शन है उसको उसको बियर करना क्या कर सकता है, एंड अप कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। क्या कर रहा है कि अगर किसी प्रोडक्ट के लिए डिमांड इनइलास्टिक है तो कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर जो है वो प्राइस चेंजेस से क्या होगा, लेस रिस्पॉन्सिव होगा, और वो क्या कर सकता है, अपने जो टैक्स है, टैक्स का जो लार्जर पोर्शन है उसको बियर करना क्या कर सकता है, एंड अप कर सकता है। बियर करना एंड अप कर सकता है किसे, टैक्स के लार्जर पोर्शन को। अगला है दिया है पॉइंट कि जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स है या इंसिडेंस ऑफ टैक्स को एनालाइज करना, इससे मदद क्या मिलती है आपको, आप इसके थ्रू समझ सकते हो कि कैसे टैक्स जो है अलग अलग स्टेक होल्डर्स को इम्पैक्ट कर रहा है, किस प्रकार से ये इकोनॉमिक बर्डन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। प्रोफेसर डेल्टन ने इंसिडेंस ऑफ टैक्सेस को दो भागों में बांटा, एक मनी बर्डन और एक रियल बर्डन के रूप में। मनी बर्डन की अगर बात करते हैं तो मनी बर्डन को दो भागों में बांटा गया है, डायरेक्ट मनी बर्डन और इनडायरेक्ट मनी बर्डन। डेल्टन के हिसाब से जो आपका डायरेक्ट मनी बर्डन है, ये वो उस बर्डन को इंडिकेट करता है, बर्डन ऑफ टैक्सेशन को, इन टर्म ऑफ मनी लाइज ऑन अ पर्सन विच टैक्स इज लिविंग, जिसके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है, जिस पर्सन के ऊपर, उसके ऊपर जिसके ऊपर लगाया जा रहा है, उसमें पैसे के टर्म में जो टैक्सेशन होता है, टैक्सेशन का बर्डन होता है, दैट विल बी योर डायरेक्ट मनी बर्डन। इसका मतलब दैट वन हु पेज द टैक्स ऑल्सो बियर द बर्डन। इसका मतलब ये है कि वह व्यक्ति जो कि टैक्स को क्या करेगा, पे करेगा, वो बर्डन को भी क्या करेगा, बियर करेगा। अगला है रियल बर्डन। रियल बर्डन क्या होता है, इसे हम लोग डायरेक्ट और इसको भी हम लोग इनडायरेक्ट रियल बर्डन में बांटे हैं। इंसिडेंस ऑफ टैक्स इन्वॉल्व शिफ्टिंग। इंसिडेंस ऑफ टैक्स में शिफ्टिंग होता है। अगर टैक्स शिफ्ट होता है तो इंसिडेंस जो है वो उस व्यक्ति के ऊपर फॉल नहीं करता है जिसने कि उसे शिफ्ट किया है। क्या कह रहा है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स जो है इसमें शिफ्टिंग होता है, और जो जब भी टैक्स कोई शिफ्ट होता है
तो इंसिडेंस यानी कि वह व्यक्ति को पे नहीं करना पड़ता है टैक्स जिसने कि उसको शिफ्ट किया है। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि गवर्नमेंट ने शुगर के ऊपर, चीनी के ऊपर क्या किया, टैक्स इम्पोज किया शुगर मैन्युफैक्चरिंग के। सो मनी बर्डन ऑन ऑफ टैक्स, जो मनी बर्डन है टैक्स का वो किसके ऊपर फॉल करेगा, ये फॉल करता है मैन्युफैक्चरर के ऊपर ऑफ द शुगर डायरेक्टली। जो शुगर का मैन्युफैक्चरर है उसके ऊपर डायरेक्टली ये क्या करेगा, फॉल करेगा। क्या कह रहा है कि जो मनी बर्डन है टैक्स का वो फॉल कर रहा है मैन्युफैक्चरर पर और शुगर डायरेक्टली। तो ये आपका बेसिकली क्या है, एक तरीके से रियल बर्डन। अगर मैन्युफैक्चरर इनेबल करता है टू शिफ्ट मनी बर्डन, अपना जो मनी बर्डन है वो क्या कर सकता है, वो करता है मनी बर्डन जो है ऑफ द टैक्स किसी दूसरे व्यक्ति को शिफ्ट करता है। मान लीजिए होलसेल डीलर है, कैसे, तो होलसेल डीलर को वो दे रहा है यही चीज़ प्राइस बढ़ाकर, दैट इज शिफ्ट मनी बर्डन, यानी कि वो क्या कर रहा है, एक तरीके से अपना मनी बर्डन शिफ्ट कर रहा है। अगर प्रोसेस शिफ्टिंग का होलसेल से फाइनल कंज्यूमर तक क्या करेगा, चलता रहेगा, तो इस केस में जो इंसिडेंस है वो किसके ऊपर पड़ेगा, फाइनल कंज्यूमर के। लेकिन अगर होलसेल तक रहा तो फाइनल इंसिडेंस किसके ऊपर पड़ा, केवल और केवल होलसेलर के ऊपर, इंसिडेंस कंज्यूमर के ऊपर नहीं पड़ा। और इसी को डेल्टन ने क्या कहा, इनडायरेक्ट मनी बर्डन। डायरेक्ट मनी बर्डन समझ में आ गया, इनडायरेक्ट मनी बर्डन समझ में आ गया कि भाई इनडायरेक्ट रियल बर्डन क्या होता है और डायरेक्ट रियल बर्डन क्या होता है। डायरेक्ट रियल बर्डन बेसिकली आपका क्या होता है, वो जो कि आपको जिसमें क्या क्या होता है, आपका सिंपली डायरेक्टली होलसेलर को हो जाए, ठीक है। लेकिन प्रोड्यूसर, होलसेलर और फिर कंज्यूमर को पड़े तो वो क्या है, इनडायरेक्ट है। मतलब सीधे आपका मैन्युफैक्चरर से होलसेलर को पड़ जाए तो वो आपका डायरेक्ट है, लेकिन मैन्युफैक्चरर से आपको कंज्यूमर को पड़े तो ये आपका इनडायरेक्ट रियल बर्डन है। और मनी बर्डन क्या है, तो मनी बर्डन बेसिकली वो बर्डन ऑफ टैक्सेशन है जो कि मनी के फॉर्म में होता है और ये उस व्यक्ति पर फॉल करता है, मनी लाइज। और इसका हमेशा क्या क्या टर्म होता है, मनी के टर्म में होता है। ऑन अ पर्सन जिस पर कि टैक्स लिमिट किया जा रहा है, इसका मतलब वह व्यक्ति जो कि टैक्स को क्या कर रहा है, जो पे करता है, वही बर्डन क्या करेगा, बियर भी करेगा। ये होता है मनी बर्डन और रियल बर्डन के बीच का डिफरेंस। अच्छा, बात करते हैं अगला। तो दे रहा है कि मिसेस हिक्स ने इंसिडेंस के कॉन्सेप्ट को दो भागों में बांटा। पहला फॉर्मल इंसिडेंस और दूसरा इफेक्टिव इंसिडेंस। फॉर्मल इंसिडेंस इसका मतलब होता है टैक्स पेयर का वो प्रोपोर्शन, मतलब जो टैक्स पेयर के इनकम का वो प्रोपोर्शन दैट हैज़ बीन शिफ्टेड टू द गवर्नमेंट, यानी कि जो आपका टैक्स पेयर है उस टैक्स पेयर के इनकम का वो प्रोपोर्शन, वो हिस्सा जो कि गवर्नमेंट को शिफ्ट किया जा रहा है। ये जो अमाउंट है इसका यूज़ गवर्नमेंट द्वारा किया जा रहा है बिना डायरेक्टली बेनिफिट पहुंचाए हुए टैक्स पेयर को। द फॉर्मल इंसिडेंस ऑफ टैक्स इज द अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। फॉर्मल इंसिडेंस ऑफ टैक्स वो अमाउंट ऑफ टैक्स होता है जो कि गवर्नमेंट द्वारा, सरकार द्वारा क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। फॉर्मल इंसिडेंस ऑफ टैक्स ये वो अमाउंट ऑफ टैक्स है जो कि किसके द्वारा कलेक्ट किया जा रहा है, गवर्नमेंट द्वारा। इफेक्टिव इंसिडेंस ये इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन है इकोनॉमी पे। ये क्या करेगा, ये सारे एडवांटेजेस को इंक्लूड करेगा, डिसएडवांटेजेस को इंक्लूड करेगा, विच इकोनॉमी ड्राइव फ्रॉम टैक्स सिस्टम, जो कि एक इकोनॉमी क्या कर रहा है, टैक्स सिस्टम से ड्राइव कर रहा है। शिफ्टिंग ऑफ टैक्स, शिफ्टिंग का मतलब होता है ट्रांसफ़र का प्रोसेस, मीन्स टैक्स को एक व्यक्ति से पास करना जो कि पे कर रहा है उसे, टू वन हु फाइनली बियर्स इट, मतलब उस व्यक्ति से पास करना जो कि उसको पे कर रहा है, जो उसको पे करेगा उस व्यक्ति से उस टैक्स को पास करना उस व्यक्ति को जो कि उसको क्या करेगा, फाइनली बियर करेगा। इट इज़ थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग की जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स है वो फाइनली किसी दूसरे के ऊपर पड़ता है। द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग मे बी स्लो, प्रोसेस जो शिफ्टिंग का है वो धीरे भी हो सकता है, और मे बी वन ओनली पार्शली इफेक्टिव, और हो सकता है कि केवल पार्शली इफेक्टिव हो, जिससे कि टैक्स का जो बर्डन है वो इंटायरली किसी पर्सन पर फॉल ना करे, मतलब कि पूरा अमाउंट ना पे करना पड़े, उस व्यक्ति को आधा करना पड़े। हु इंटेंडेड टू बियर इट, जैसे कि मान लेते हैं टैक्स किसी सेलर को 50 रुपये का देना है तो 25 रुपये वो ग्राहक से वसूल ले रहा है। इसका मतलब ये क्या है, एक तरीके से पार्शियल शिफ्टिंग है। टू वॉट एक्सटेंट बर्डन ऑफ टैक्स फॉल ऑन बायर एंड सेलर डिपेंड अपॉन
अपॉन मैन्युफैक्चर। किस हद तक बर्डन टैक्स का बायर के ऊपर फॉल कर सकता है और सेलर के ऊपर, ये डिपेंड करता है बहुत सारी बातों पर, जैसे कि नेचर ऑफ टैक्स, जैसे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जैसे कि आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, नेचर ऑफ मार्केट और कॉस्ट कंडीशन। पहले समझते हैं हम लोग नेचर ऑफ टैक्स के बारे में। दे रहा है कि जो शिफ्टिंग ऑफ टैक्स है ये नेचर ऑफ टैक्स पर भी डिपेंड करता है, वेदर टैक्स इज पार्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, कि वेदर कि क्या टैक्स फिक्स्ड कॉस्ट का हिस्सा है कि वेरिएबल कॉस्ट का। अगर ये फिक्स्ड कॉस्ट का हिस्सा हुआ, अगर ये टैक्स फिक्स्ड कॉस्ट का हिस्सा हुआ एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, और ये ऑब्वियस बात है फिक्स्ड कॉस्ट है तो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन से इंडिपेंडेंट होगा ही, तो ऐसे केस में टैक्स जो है वो शिफ्ट नहीं किया जाएगा शॉर्ट पीरियड में। लॉन्ग रन में प्रोड्यूसर जो है वो क्या कर सकता है, टैक्स के बर्डन को बियर कर सकता है इफ़ ही इज़ नॉट इनकरिंग लॉसेज, अगर उसे लॉस नहीं हो रहा है तो लॉस टैक्स इन द सिचुएशन ऑफ लॉस, तो लॉस के सिचुएशन में जो टैक्स है विल बिकम द पार्ट ऑफ एवरेज कॉस्ट। तो लॉस के केस में जो टैक्स है वो क्या बन जाएगा, एक तरह से एवरेज कॉस्ट यानी कि प्राइस का पार्ट बन जाएगा, हिस्सा बन जाएगा। अगला क्या दिया है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर डिमांड किसी कमोडिटी का इलास्टिक है, मतलब क्या है इलास्टिक का मतलब क्या होता है, इलास्टिक का मतलब होता है कि जो आपका प्राइस है वो जस्ट का तस रहता है, और या फिर यूँ कहें तो एक तय कीमत पर जब असीमित मात्रा में क्या हो, मांग हो। तो कह रहे हैं कि अगर किसी वस्तु के लिए मांग या फिर किसी कमोडिटी के लिए डिमांड इलास्टिक होता है, उतना ज़्यादा बर्डन किस पर पड़ता है, प्रोड्यूसर पर पड़ता है, बिकॉज कमोडिटी इलास्टिक डिमांड विल हैव लो डिमांड। क्योंकि अगर बात करें कमोडिटी के इलास्टिक डिमांड में, तो ऐसे केस में जो आपका डिमांड होता है वो क्या होता है, लो हो जाएगा अगर उसके प्राइस को आप इंक्रीज़ करते हो। क्योंकि साफ साफ क्या बोलता है कि अगर हल्का सा भी इंक्रीज में करोगे तो उसका जो मांग है वो घट के कम हो जाएगा, ठीक है, या घट जाएगा। घट क्या जाएगा, बहुत ज़्यादा घट जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। स्लाइट इंक्रीज भी क्या कर देगा, उसको कम कर देगा। तो वही कह रहा है कि अगर इस पर ज़्यादा बर्डन किसे पड़ता है, प्रोड्यूसर पड़ता है। कारण ये है कि अगर इस पर हल्का सा भी इंक्रीज कराया जाएगा तो डिमांड एकदम कम हो जाएगा, जिस वजह से बर्डन ज़्यादा किससे पड़ता है, प्रोड्यूसर पर। और कहोगे कि भाई वो बढ़ाएगा ही क्यों कीमत, तो कीमत इसलिए बढ़ाएगा मेरे भाई क्योंकि उसको टैक्स पे करना है, और टैक्स पे करने के लिए वो क्या करेगा, अलग सा तरीका अपनाएगा और आपसे ज़्यादा प्राइसेस चार्ज करेगा। तो इसलिए अगर वो हायर प्राइसेस चार्ज करता है तो ऐसे केस में डिमांड कम हो जाएगा, तो घाटा भयंकर सा हो जाएगा। इस वजह से इलास्टिक डिमांड के केस में वो प्राइसेस को बढ़ाता ही नहीं है और ज़्यादा बर्डन प्रोड्यूसर पर पड़ता है। अगला है, उसी में दो है आपका, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड और परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो जब परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड होगा तो इंटायर बर्डन टैक्स का किसको शिफ्ट हो जाएगा, बायर को, और कोई भी बायर जो है वो कोई भी बर्डन जो है वो प्रोड्यूसर शेयर नहीं कर पाएगा। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के केस में द प्राइस दैट कंज्यूमर फेस कैन नॉट चेंज, वो प्राइस जो कि कंज्यूमर फेस कर रहा है उसे हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के केस में बर्डन कैसे प्रोड्यूसर के ऊपर नहीं पड़ रहा है, तो देखो परफेक्टली इलास्टिक में क्या होता है, आपका मांग 10 का 10 बना रहता है, लेकिन कीमत उसी पर क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है। कीमत बढ़ता रहेगा लेकिन मांग वैसा का वैसा बना रहेगा। तो ऐसे केस में भाई कीमत बढ़ा सकता है, तो कीमत बढ़ा सकता है, इट मीन्स कि वो अपना शिफ्टिंग कर सकता है, और बर्डन जो ऑफ टैक्स का है वो प्रोड्यूसर पे ना पड़ कर कंज्यूमर पे पड़ेगा। अगला है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो बताया ही मैंने किसे बर्डन किसे पड़ता है, प्रोड्यूसर पड़ता है, क्यों पड़ता है ये बताया मैंने। तो ये देख लीजिए, पहला जो डायग्राम आप देख रहे हो राइट लेफ्ट हैंड साइड में, ये आपका परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का केस है। इसमें देख सकते हैं कि जो आपका इक्विलिब्रियम है, मार्केट इक्विलिब्रियम, वो आपका पी पॉइंट पर आ रहा है, P1 पे नहीं, पी पॉइंट पे, ठीक है। तो ये पी पर आपका आ रहा है और आउटपुट उस पर OM प्रोड्यूस किया जा रहा है, और डिमांड कितना हो रहा है, प्राइस कितना है, OD है, प्राइस कितना है, OD है आपका, ठीक है। तो ये चीज़ है, अच्छा ठीक है, OD ना मान के OP मान लीजिए, और ये आपका आउटपुट कितना है, OM1 से शिफ्ट करके OM से शिफ्ट करके OM1 है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप प्राइस इसका बढ़ाते हो तो इससे आपका जो डिमांड है वो घट जाएगा सीधा सीधा। तो ये परफेक्टली इलास्टिक का केस है। जो आप राइट हैंड साइड में देख रहे हैं वो आपका बेसिकली परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड का कर्व है, डायग्राम है। इसमें देख सकते हैं कि ये जो आप P और P1 के बीच का जो देख रहे हैं ना, ये टैक्स बर्डन है एक्चुअली में। आपका प्रोड्यूसर, आपका जो ये है
इक्विलिब्रियम है वो पॉइंट पी पर ही है, तो यहाँ से आप चाहो तो लाइन एक ड्रॉ भी कर सकते हो, तो वो आपका वो है। लेकिन आप देख सकते हो कि भाई प्राइस यहाँ है और प्राइस क्या किया जा रहा है, ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है, तो टैक्स बर्डन किस पर आ जा रहा है, कंज्यूमर पे आ जा रहा है। और पहले के केस में किस पे आ रहा है, प्रोड्यूसर के केस में, पहले वाले केस में प्रोड्यूसर के ऊपर बर्डन आ रहा है और दूसरे वाले केस में कंज्यूमर के ऊपर बर्डन आ रहा है, किसका, टैक्स का। कह रहा है कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का कैसे इसमें रोल होता है, देखिए। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के केस में या इलास्टिसिटी सप्लाई कर्व के केस में जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स है ये बायर के ऊपर पड़ता है, या फिर जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स है बायर के ऊपर वो ज़्यादा होता है सेलर के कंपैरिजन में। ऐसे सिचुएशन में बर्डन ऑफ टैक्स जो है बायर के ऊपर और सेलर के ऊपर ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, उस रेशियो के ऊपर जो किसके बीच में है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बीच में है। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में जहाँ के बहुत सारे बायर और सेलर होते हैं, यहाँ बहुत और बायर सेलर का क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, उस दौरान टैक्सेस आर मोर लाइकली टू बी शिफ्टेड टू कंज्यूमर। ऐसे केस में जहाँ बायर और सेलर का ज़्यादा इंटरेक्शन होता है वहाँ पे आपका टैक्सेस ज़्यादा किसे शिफ्ट होता है, कंज्यूमर को। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसे मार्केट में प्राइस जो है वो सप्लाई और डिमांड फोर्सेस के या प्राइस और डिमांड फोर्सेस से डिटरमाइन किया जाता है। और अगर गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करता है टैक्स गुड्स पर, तो सेलर जो है वो क्या कर सकता है, सेलर माइट राइज द प्राइस कर रहे हैं, सेलर जो है वो क्या कर सकता है, प्राइस को बढ़ा सकता है। बट अल्टीमेटली कंज्यूमर जो है वो क्या करेगा, अपने टैक्स बर्डन का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन बियर करेगा ड्यू टू प्राइस इंक्रीज। मतलब उसको टैक्स बर्डन जो है वो उसका सिग्निफिकेंट पोर्शन बियर करना पड़ेगा और उसे एक तरीके से इनडायरेक्टली वे में क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो ये होता है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में। समझ रहे बात को, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में कंज्यूमर जो है वो एंड अप कर सकता है, बियर नहीं करेगा, एंड अप कर सकता है बियरिंग सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ टैक्स बर्डन। मतलब उसका राज रहता है परफेक्टली में, क्योंकि उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद रहते हैं परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। ठीक है, अगला है कन्वर्सली, अगर मार्केट जहाँ पे कंपटीशन लिमिटेड है, जहाँ के सिंगल एंटिटी है, ऐसे केस में मार्केट पावर होता है और टैक्स बर्डन जो है वो माइट ऑब्जर्व मोर बाय प्रोड्यूसर। ऐसे केस में जो टैक्स बर्डन है बहुत ज़्यादा किससे ऑब्जर्व होता है, किसके थ्रू होता है, प्रोड्यूसर के थ्रू। तो चूंकि मोनोपोलिस्ट का ज़्यादा कंट्रोल होता है प्राइसिंग के ऊपर, तो वो क्या कर सकता है, जो टैक्स का कुछ हिस्सा है वो कंज्यूमर को पास कर सकता है। बट दे माइट ऑल्सो फोर्स टू सोल्जर अ लार्जर पोर्शन ऑफ टैक्स देमसेल्फ टू मेंटेन देयर मार्केट शेयर। तो उनको फोर्स किया जाए कि वो अपने टैक्स का लार्जर पोर्शन क्या करें, सोल्जर करें अपने पास, जिससे कि वो मार्केट शेयर बनाए रख सकें। इन केसेस जहाँ की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेलर के लिए। अच्छा, तो ये हो गया कंपटीशन का नेचर ऑफ मार्केट के बारे में, जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट और उसके बाद अपने इम्परफेक्ट कंपटीशन में मोनोपोली के बारे में जाना। अब बात करते हैं हम लोग इम्परफेक्ट नहीं, परफेक्ट का एग्जाम्पल है, बट जहाँ पे कि लिमिटेड पावर है, जहाँ पे कि अनलिमिटेड पावर है। लिमिटेड पावर आपका परफेक्टली में है और अनलिमिटेड पावर आपका मोनोपोली में है। अब बात करते हैं हम लोग कॉस्ट के बारे में, ठीक है। तो ऐसे केसेस जहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेलर के लिए वो बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं और लेस रिस्पॉन्सिव होते हैं चेंजेस से इन मार्केट कंडीशन, तो ऐसे केस में बर्डन जो टैक्स का है वो कंज्यूमर को शिफ्ट किया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सेलर जो है वो आसानी से अपने कॉस्ट को एडजस्ट कर नहीं सकता, क्योंकि रिजिड है भाई। सो जब भी टैक्स इम्पोज किए जाते हैं तो जो सेलर है वो क्या करेगा, जो एडिशनल कॉस्ट है वो बायर को पास कर देगा, किसके फॉर्म में, हायर प्राइसेस के फॉर्म में। कन्वर्जली वहीं दूसरी तरफ अगर बायर कॉस्ट स्ट्रक्चर जो है वो कम फ्लेक्सिबल है, मतलब ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, कम फ्लेक्सिबल है, कहने का मतलब है रिजिड है, और दे आर अनेबल टू ऑब्जर्व द एडिशनल कॉस्ट, और वो अनेबल है एडिशनल कॉस्ट को ऑब्जर्व करने में, तो जो बर्डन ऑफ टैक्स है वो ऑब्जर्व करेगा कौन, सेलर। अगर बायर अनेबल टू पे हायर प्राइसेस, ज़्यादा प्राइसेस पे नहीं कर पा रहा है अपने खुद के कॉन्स्टेंटेड बजट की वजह से, तो ऐसे केस में सेलर को क्या करना पड़ता है, प्राइसेस को कम करना पड़ता है सेल्स को मेंटेन करने के लिए, और इस तरीके से वो अपने खुद का प्रॉफिट क्या करता है, कम करता है टैक्स में या टैक्स एकोमोडेशन देने में। तो ये देख सकते हैं फिगर 1 आपका दिखलाया है प्राइस लेवल सप्लाई का है, बट ये पहला है आपका इलास्टिक सप्लाई का और दूसरा है इनइलास्टिक सप्लाई का।
पहला इलास्टिक सप्लाई का और दूसरा है इन इलास्टिक सप्लाई का। पहले केस में आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट पी पर है, जहाँ पे कि आपका सप्लाई कर्व एसएस डिमांड कर्व डीडी को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, और जिस पर कि आपका आउटपुट ओएम है और प्राइस ओएस है। ठीक है। दूसरे केस में आपका इक्विलिब्रियम जो है वो पॉइंट एफ पर है और आपका यहाँ पे सप्लाई कर्व एसएस है और डिमांड कर्व डी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को पॉइंट एफ पे। तो पॉइंट एफ आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है और यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस ओपी है और इक्विलिब्रियम आउटपुट ओएस है। अगला दिया है कंसंट्रेशन थ्योरी। कंसंट्रेशन थ्योरी ये हमारा थ्योरी ऑफ टैक्स शिफ्टिंग है। टैक्स शिफ्टिंग मतलब टैक्स शिफ्टिंग के क्या क्या थ्योरीज है। पहला थ्योरी है आपका कंसंट्रेशन थ्योरी। कंसंट्रेशन थ्योरी ऑफ टैक्स शिफ्टिंग जो है ये बताता है कि जो बर्डन ऑफ टैक्स है वो अल्टीमेटली कोई स्पेसिफिक ग्रुप द्वारा बॉर्न किया जा रहा है, आमतौर पर उसके थ्रू जिसके पास कम एबिलिटी है टैक्स को आगे शिफ्ट करने का। फॉर एग्जांपल अगर कोई टैक्स इम्पोज किया जा रहा है किसी प्रोडक्ट पर, तो जो थ्योरी है ये सजेस्ट करता है कि जो बर्डन है वो किस पर हैविली फॉल कर रहा है, ऑन द साइड ऑफ मार्केट, मार्केट के साइड पर फॉल कर रहा है, उस मार्केट के साइड पर जो कि कम इलास्टिक है। मतलब दे आर लेस एबल, वो कम एबल हैं चेंज करने में अपना बिहेवियर टैक्स के रिस्पॉन्स में। और इससे क्या हो सकता है, इससे जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है, और हो सकता है कि आपका प्रोड्यूसर भी हो सकता है कंज्यूमर भी हो, मतलब हो सकता है कि कंज्यूमर भी लेस इलास्टिक हो टैक्स को लेकर और प्रोड्यूसर भी। तो ऐसे केस में डिपेंड करता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और डिमांड। तो ऐसे केस में जहाँ की एक साइड मार्केट का ज़्यादा इलास्टिक होता है, वैसे में they may able to adjust their behavior more easily thereby shifting the burden of tax onto the other party। मतलब अगर लेस इलास्टिक है तो आप शिफ्टिंग नहीं कर सकते हो, और इन इलास्टिक है सॉरी मोर इलास्टिक है तो आप शिफ्टिंग कर सकते हो। अगला है डिफ्यूजन थ्योरी। तो कंसंट्रेशन थ्योरी समझ में आ गया, जो जितना कम इलास्टिक होगा वो उतना क्या करेगा, टैक्स जो है उसके बर्डन उतना ज़्यादा होगा उसके ऊपर, या शिफ्टिंग वो नहीं कर पाएगा। और जितना ज़्यादा इलास्टिक होगा उतना ज़्यादा वो क्या कर पाएगा, शिफ्टिंग कर पाएगा। इलास्टिसिटी जितना कम उतना कम शिफ्टिंग, इलास्टिसिटी जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा शिफ्टिंग। डिफ्यूज़न थ्योरी क्या बोलता है, डिफ्यूज़न थ्योरी ऑफ टैक्स जो है ये बोलता है कि शिफ्टिंग जो है सजेस्ट दैट कि जो बर्डन ऑफ टैक्स है वो पूरे अलग अलग पार्टिसिपेंट्स के ऊपर पड़ रहा है इकोनॉमी में, जैसे कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, वर्कर, रादर देन बीइंग सोलली बॉर्न बाय इनिशियल पार्टी, ना कि केवल एक पार्टी द्वारा टारगेटेड बाय द टैक्स। जब भी कोई टैक्स इम्पोज किया जाता है किसी स्पेसिफिक ग्रुप पे, तो दे में ट्राई, तो ये क्या कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं अपने बिहेवियर को एडजस्ट करने का, जिससे कि क्या आएगा, सप्लाई में चेंज आएगा, डिमांड में आएगा और वेजेस में आएगा। और जैसे ही ये एडजस्टमेंट होगा वैसे ही इकोनॉमिक बर्डन टैक्स का क्या कर सकते हैं हम लोग, डिफ्यूज़ कर सकते हैं और स्प्रेड कर सकते हैं पूरे इकोनॉमी में। फॉर एग्जांपल अगर कोई टैक्स किसी प्रोडक्ट पर लगाया जा रहा है तो जो प्राइस है वो क्या हो सकता है, बढ़ सकता है, और ये प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, इन दोनों क्या करेगा, इम्पैक्ट करेगा, और इससे इन दोनों ये क्या करेंगे, कम डिमांड करेंगे, जिससे कि उनका प्रॉफिट क्या होगा, अफेक्ट होगा प्रोड्यूसर का। और वर्कर जो है उन्हें चेंजेस फेस करना पड़ेगा वेजेस में और एम्प्लॉयमेंट में ड्यू टू शिफ्ट इन प्रोडक्शन। तो डिफ्यूजन थ्योरी ये बताता है कि जो इम्पैक्ट ऑफ टैक्स है वो केवल डायरेक्ट टारगेट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये क्या करता है, पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को टारगेट करता है। ये होता है डिफ्यूजन थ्योरी। डिफ्यूजन थ्योरी यही बोलता है कि ये केवल पार्टिकुलर ग्रुप को नहीं टारगेट करता है टैक्सेशन, बल्कि पूरे इकोनॉमी को टारगेट करता है, इकोनॉमिक सिस्टम को टारगेट करता है। ठीक है। क्या बताया मैंने कि अगर किसी प्रोडक्ट पर टैक्स प्लेस किया जाएगा तो इससे डिमांड प्रोड्यूसर भी कम करेगा उस प्रोडक्ट का और कंज्यूमर भी, और इससे डिमांड उस प्रोडक्ट का कम आएगा और ये उनके प्रॉफिट को अफेक्ट करेगा। और वर्कर जो है उन्हें चेंजेस फेस करने को मिलेगा, किसमें, वेजेस में, वेजेस में चेंजेस जो आएंगे उसको फेस करने को मिलेगा वर्कर्स को। मॉडर्न थ्योरी ऑफ टैक्स शिफ्टिंग ये बताता है कि जो बर्डन ऑफ टैक्स है ये नेसेसरली फॉल नहीं कर रहा है पूरे पार्टी पर जो कि उसको पे कर रहे हैं टैक्स को, जबकि ये जो टैक्स बर्डन है इसको हम लोग दूसरे पार्टी को क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं मार्केट में। ये डिपेंड करता है कि सप्लाई का क्या इलास्टिसिटी है, डिमांड का क्या इलास्टिसिटी है टैक्स गुड्स और सर्विसेज के लिए। अगर डिमांड किसी प्रोडक्ट के लिए रिलेटिवली क्या है, इन इलास्टिक है,
अगर किसी वस्तु के लिए जो मांग है वो इनइलास्टिक है, तो टैक्स बर्डन जो है वो उतना ज़्यादा कंज्यूमर और प्रोड्यूसर क्या करेंगे, एब्जॉर्व करेंगे, शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। अगर सप्लाई और डिमांड इलास्टिक है तो ऐसे केस में बर्डन जो है वो हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। इन एसेंस द बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग वेरियस मार्केट पार्टिसिपेंट्स। छोटे में कहें तो जो बर्डन ऑफ टैक्स है डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है अलग अलग मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बीच में, और जो एक्सटेंट ऑफ शिफ्टिंग है ये डिपेंड करता है कि वो कितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, वह व्यक्ति कितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है प्राइस चेंजेस को लेकर। जितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होगा उतना ज़्यादा वो शिफ्टिंग कर सकता है, और जितना कम रिस्पॉन्सिव होगा उतना कम शिफ्टिंग करेगा। दैट इज़ योर मॉडर्न थ्योरी सेज। अगला है इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ टैक्स। टैक्स का क्या इकोनॉमिक इफेक्ट पड़ता है, तो पहला दिया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये इफेक्ट अधिकतर महसूस किया जाता है डेवलपिंग कंट्रीज में, मतलब वो कंट्री जो कि डेवलप कर रहे हैं, जैसे कि हमारा देश भारत देश डेवलपिंग कंट्रीज है। तो अ प्रोपोर्शनल टैक्स विल नॉट अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। एक प्रोपोर्शनल टैक्स जो है वो इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन का अफेक्ट नहीं करेगा, बल्कि प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव टैक्स दोनों ही क्या करेंगे, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज लाएंगे। प्रोग्रेसिव टैक्स के साथ जो पोस्ट टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का वो ज़्यादा इक्वल होगा प्री टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन से, जबकि रिग्रेसिव टैक्स क्या करेगा, पोस्ट टैक्स क्या करेगा, जो रिग्रेसिव टैक्स से क्या होगा कि जो पोस्ट टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा अनइक्वल होगा, या यूँ कहें तो मोर अनइक्वल देन प्री टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन। प्री टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन से ज़्यादा अनइक्वल होगा पोस्ट टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन इन द केस ऑफ रिग्रेसिव टैक्स, और इन द केस ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स पोस्ट टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो ज़्यादा इक्वल होगा प्री डिस्ट्रीब्यूशन या प्री टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन से। ठीक है, तो ये केस होता है। अगला है रेजिंग ऑफ प्राइसेस। पहला इकोनॉमिक इफेक्ट समझ में आ गया ना, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये डेवलपिंग कंट्री में देखने को मिलता है, और एक हल्का सा टैक्स जो आएगा उससे आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अफेक्ट नहीं होगा, लेकिन दोनों प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव टैक्स दोनों ही क्या करेंगे, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज लाएंगे। प्रोग्रेसिव टैक्स से आपका क्या होगा, अनइक्वल होगा, प्रोग्रेसिव टैक्स के केस में आपका पोस्ट टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा इक्वल होगा इन कंपेरिजन टू प्री टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन, और रिग्रेसिव में पोस्ट टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा अनइक्वल होगा, इक्वल नहीं होगा, ज़्यादा अनइक्वल होगा। कहने का मतलब है कि इस केस में प्री टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा ज़्यादा इन कंपैरिजन टू पोस्ट टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन। अगला है रेजिंग ऑफ प्राइसेस। द इम्पोजिशन ऑफ और इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स के रेट को बढ़ा देना, इससे क्या होगा, जो टैक्स गुड्स के प्राइसेस हैं वो बढ़ेंगे। अगर इनडायरेक्ट टैक्स में इंक्रीज़ किया जाएगा तो इसका इम्प्लीकेशन पड़ेगा गवर्नमेंट पॉलिसी के लिए इन रिलेशन टू इन्फ्लेशन, और ऐसे इंक्रीज क्या कर सकते हैं, इन्फ्लेशन के रेट पर उल्टा प्रभाव डाल सकते हैं, ना केवल डायरेक्टली बल्कि इंक्रीज प्राइसेस के थ्रू, इनडायरेक्टली के थ्रू, वेज डिमांड के थ्रू, जो कि वर्कर द्वारा किया जा रहा है ड्यू टू राइज इन देयर कॉस्ट ऑफ लिविंग। रिडक्शन ऑफ इंसेंटिव। इट में बी आर्ग्यूड दैट कि इंक्रीज टैक्सेशन कैन हैव अ डिसइंसेंटिव इफेक्ट ऑन वर्कर। जो इंक्रीज टैक्सेशन है इसका एक डिसइंसेंटिव क्या पड़ सकता है, इफेक्ट पड़ सकता है वर्कर्स पे। दे में फील दैट, उन्हें ये फील हो सकता है कि इट इज़ नॉट नेटवर्थ, इट इज़ नॉट यहाँ पर नॉट नेटवर्थ है, उन्हें फील हो सकता है कि ये नेटवर्थ है टेकिंग ऑन एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये नेटवर्थ ही है जो कि क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, या फिर अधिक आवर्स जो है वो पुट कर रहा है बिकॉज सो मच ऑफ देयर एक्स्ट्रा इनकम, क्योंकि उसका ज़्यादा जो इनकम है वो क्या किया जा रहा है, लिया जा रहा है टैक्सेशन में। तो इससे इंसेंटिव का क्या होता है, रिडक्शन होता है। ये तीसरा इफेक्ट पड़ता है, इकोनॉमिक इफेक्ट पड़ता है टैक्स का। तो पहला पड़ा क्या, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, दूसरा पड़ा प्राइसेस का बढ़ जाना, तीसरा रिडक्शन आ जाना इंसेंटिव का। अगला है रिडक्शन ऑफ इंटरप्राइज। एंटरप्रेन्योर जो है वो इन्वेस्टमेंट को अंडरटेक कर सकता है पता लगाने में इंक्रीजिंग प्रॉफिट को। इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में भी रिस्की, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट रिस्की हो सकता है, इस वजह से एक्सपेक्टेशन लार्ज प्रॉफिट का, ज़्यादा प्रॉफिट का, ये एक इम्पॉर्टेंट इंसेंटिव है। और अगर प्रॉफिट ज़्यादा लगाया जा रहा है और हैविली टैक्स्ड, मतलब ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा रहा है टैक्स, हैविली टैक्स के थ्रू, तो ऐसे केस में एंटरप्रेन्योर में फील दैट कि ये नेटवर्थ है जो कि ऐसे रिस्क को क्या कर रहा है, ले रहा है, एंड सो दे विल बी फार मोर कॉशियस इन देयर एटीट्यूड। तो वो उतना ज़्यादा क्या हो जाएंगे उसके बाद, कॉशियस पड़ जाएंगे अपने एटीट्यूड को लेकर। ऐसे कॉशन जो हैं इससे क्या होगा, प्रोग्रेस कम आएगा और एफिशिएंसी कम आएगा, एक कंसिक्वेंट डिटोरिएशन के साथ इनएबिलिटी ऑफ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर टू कम्पीट विथ
फॉरेन राइवल्स। ठीक है, तो ये हो गया रिडक्शन ऑफ इंटरप्राइज। अगला है टैक्सेबल कैपेसिटी। कह रहा है कि जो टैक्सेबल कैपेसिटी, इसका मतलब क्या होता है? टैक्सेबल कैपेसिटी का मतलब होता है वो मैक्सिमम अमाउंट टैक्स रेवेन्यू का जो कि गवर्नमेंट रेज कर सकता है अपने नागरिकों से, बिजनेसेस से, बिना निगेटिव इकोनॉमिक इफेक्ट डाले हुए, उनके बिना निगेटिव इफेक्ट डाले हुए और ना ही इकोनॉमिक ग्रोथ को हिंडर किए हुए। ये अकाउंट के फैक्टर्स को ध्यान में रखता है, जैसे कि इनकम लेवल, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और टैक्स रेट। टैक्सेबल कैपेसिटी को पता डिटरमाइनिंग द टैक्सेबल कैपेसिटी इन्वॉल्व बैलेंसिंग द नीड। अगर आपको मतलब कि जब भी टैक्सेबल कैपेसिटी को पता लगाया जाए तो उस दौरान बैलेंसिंग द नीड फॉर गवर्नमेंट रेवेन्यू, मतलब गवर्नमेंट रेवेन्यू को बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है पोटेंशियल नेगेटिव इम्पैक्ट के साथ ऑफ हायर टैक्स ऑन इंसेंटिव टू वर्क, इन्वेस्ट एंड स्पेंड। डिटरमाइनिंग द टैक्सेबल कैपेसिटी इन्वॉल्व डेलिकेट बैलेंस। टैक्सेबल कैपेसिटी को डिटरमाइन करने में डेलिकेट बैलेंस आ सकता है। टैक्स रेट्स दैट आर टू हाई, वो टैक्स रेट जो बहुत ज़्यादा हाई हैं, ये प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को क्या कर सकते हैं, डिस्करेज कर सकते हैं, बिकॉज टैक्स हाई हैं और इससे इंसेंटिव टू वर्क कम हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा और पोटेंशियली इससे टैक्स इवेशन देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर टैक्स रेट बहुत ज़्यादा कम रखेंगे तो इससे इन्वेस्टमेंट उतना ज़्यादा बढ़ेगा और आपका साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा। अगला है इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर। इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर के कुछ सैलिएंट फीचर्स हैं, कुछ अच्छे और कुछ खास बातें हैं इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर के। क्या क्या, चलिए डिस्कस करते हैं। पहला यह है कि हमारा जो इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर है वो एक तरह का प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है। इंडियन टैक्स सिस्टम जो है ये प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, जहाँ की इंडिविजुअल जिनका इनकम ज़्यादा होता है वो ज़्यादा टैक्स रेट पे करते हैं। इसका मतलब टू डिस्ट्रीब्यूट द टैक्स बर्डन मोर इक्विटेबली, टैक्स बर्डन को ज़्यादा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, दिस मीन टू डिस्ट्रीब्यूट करना टैक्स बर्डन इक्वली और प्रोवाइड करना रिलीफ लोअर इनकम इंडिविजुअल्स को। दूसरा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स सिस्टम कंप्राइज बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इंडिविजुअल्स पर लगाया जाता है, इंटिटीज पर लगाया जाता है उनके इनकम और प्रॉफिट के आधार पर, जैसे कि इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स। वहीं इनडायरेक्ट टैक्स जो है ये अप्लाई किया जाता है कंजम्पशन, गुड्स और सर्विसेज के कंजम्पशन पे, जैसे कि जीएसटी है। कैसा है, क्या है जीएसटी? एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है। अगला है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। हमारे टैक्स सिस्टम में आपको पता है कि जीएसटी इंक्लूडेड है। तो जो इंट्रोडक्शन है जीएसटी का 2017 में, इसने एक सिग्निफिकेंट चेंज लाया भारत के इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर में। इसने कॉम्प्लेक्स जो वेव है, बहुत ज़्यादा जो उलझा हुआ वेव है, वेव हुआ करता था मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस का, उसको रिप्लेस किया यूनिफाइड टैक्स के साथ ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जीएसटी का उद्देश्य क्या है? जीएसटी का उद्देश्य है सीमलेस नेशनल मार्केट क्रिएट करना, टैक्स इवेशन को कम करना और जो टैक्स कॉम्प्लायंस है उनको सिंप्लीफाई करना। मल्टीपल टैक्स अथॉरिटी, जो टैक्सेस हैं भारत में ये अलग अलग अथॉरिटीज़ द्वारा लगाया जाता है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल लेवल्स पर। सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्टर डायरेक्ट टैक्सेस। सेंट्रल जो गवर्नमेंट है यानी जो केंद्र सरकार है, ये डायरेक्ट टैक्सेस को एडमिनिस्टर करती है, जैसे कि इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। जबकि वहीं स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्टेट लेवल के टैक्सेस को क्या करती है, हैंडल करती है, जैसे कि वीएटी हुआ, वैल्यू एडेड टैक्स। यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वही जीएसटी को भी क्या करेगी, मतलब कि इनडायरेक्ट टैक्सेस को स्टेट गवर्नमेंट देखती है और डायरेक्ट टैक्सेस को सेंट्रल गवर्नमेंट। लोकल बॉडीज जो है वो क्या करती हैं, प्रॉपर्टी टैक्स को कलेक्ट करती हैं। डुअल टैक्सेशन मॉडल, हमारा जो इंडिया का जो टैक्स स्ट्रक्चर है ये कैसा एक तरीके से डुअल टैक्सेशन मॉडल है। इंडिया जो है वो फॉलो करता है डुअल टैक्सेशन मॉडल, जहाँ की सर्टेन टैक्सेस आर लेविड, कुछ टैक्सेस लगाए जाते हैं, वहीं कुछ टैक्सेस कलेक्ट किए जाते हैं दोनों के द्वारा, यानी कि सेंट्रल और स्टेट दोनों के द्वारा। ये जो डिवीज़न होता है टैक्सेशन पावर्स का, ये कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ बताया गया है और ये मदद करता है मेंटेन करने में बैलेंस, किसके बीच में, अलग अलग गवर्नमेंट के लेवल्स के बीच में, या अलग अलग गवर्नमेंट के लेवल्स के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच में ये हेल्प करता है एक बैलेंस मेंटेन करने में, ये जो डिवीज़न ऑफ टैक्सेशन है। अगला है इंसेंटिव एंड एग्जेम्पशंस।
इंडियन टैक्स सिस्टम जो है वो अलग अलग इंसेंटिव्स देता है, डिडक्शन देता है, छूट देता है, ताकि एक्टिविटीज़ इनकरेज हों, इन्वेस्टमेंट बढ़े। ये जो मेजर्स हैं ये डिज़ाइन किए गए हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए। वेल्थ टैक्स एबोलिशन, इंडिया ने जो वेल्थ टैक्स है उसे 2015 में ही क्या कर दिया, एबॉलिश कर दिया। किसके साथ इसको रिप्लेस किया, तो हायर सरचार्ज के साथ इसको रिप्लेस किया ऑन इंडिविजुअल्स विद सब्सटेंशियल इनकम। ये जो चेंज है वॉज एम्ड एट सिंप्लीफाइंग द टैक्स सिस्टम। इस चेंज का उद्देश्य क्या हुआ करता था, टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई करना और कॉम्प्लियंस बर्डन को कम करना। कैपिटल गेंस टैक्सेशन, कैपिटल गेंस टैक्स इज अप्लाइड टू प्रॉफिट मेड फ्रॉम सेल्स ऑफ टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स जो है ये अप्लाई होता है उस प्रॉफिट पर जो कि कहाँ से हो रहा है, एसेट्स को बेचने से हो रहा है, जैसे प्रॉपर्टी, स्टॉक और सिक्योरिटीज। इट कैन बी कैटेगराइज एज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डिपेंडिंग ऑन होल्डिंग पीरियड ऑफ द एसेट। इसे हम लोग शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के रूप में कैटेगराइज करते हैं, डिपेंड करता है कि क्या एसेट का होल्डिंग पीरियड है। तो ये आपका होल चैप्टर था, दैट इज बेसिकली योर टैक्स स्ट्रक्चर एंड बर्डन। होप सो सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी रिगार्डिंग दिस चैप्टर। तो स्टिल देन स्टे ट्यून विद फ्यूचर सर्वर विल गेट्स नॉलेज वाइडर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल। तो दोस्तों तब तक के लिए बने रहिए फ्यूचर सर्वर के साथ विल गेट्स नॉलेज वाइडर एंड तब तक के लिए आप सभी को फ्यूचर सर्वर टीम की तरफ से धन्यवाद।